रिक्वायरमेंट ए, क्वेश्चन का नाम है जई, 10 मार्क्स का टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच जई कैन क्लेम टू रिड्यूस हिज सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स एंड एनआईसी ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन 31 जनवरी 24 विदाउट इंकरिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम है कॉम में। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, क्या लगता है पूछा क्या? हम्म, वो कह कैसे? रहे हैं उसको कितनी अमाउंट चाहिए होगी, मिनिमम अमाउंट सो दैट ही डजंट गेट पेनल्टीज अम, ऑन एनआईसीज। ये कहता है भाई कि आप कैलकुलेट करें अमाउंट बाय विच जई कैन क्लेम टू रिड्यूस हिज सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स एंड एनआईसी। कितना रिड्यूस कर सकता है ये? रिड्यूस कर सकता है अमाउंट्स को ताकि उसको पेनल्टी यानी टैक्स इवेजन भी ना हो, कोई गड़बड़ भी ना हो, और उसकी बैलेंसिंग पेमेंट्स भी कम हो जाए। ठीक है। अब इसको हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन में जई ज्यादा होशियारी दिखेगा। जई अंकल है, क्या कहते हैं जई भाई? जई कहते हैं जई हैज बीन सेल्फ एम्प्लॉयड सिंस 2006। अकाउंट 31 दिसंबर में बनाता है। 1 दिसंबर 2023 जई ने एक वेयर हाउस खरीदा 164 का फॉर यूज इन द बिजनेस, बट दिस परचेज हैज अ रिजल्ट इन जई हैविंग कैश फ्लो प्रॉब्लम। पैसा उसका आउट हो गया। अब यानी उसने इतना बड़ा एसेट खरीद लिया, अब उसके पास पैसे हैं नहीं और इनकम टैक्स की लायबिलिटी वगैरह सर पे खड़ी हुई है। तो जई भाई फंस गए हैं कि पैसे हैं नहीं, तो किसी भी तरह मेरी इनकम टैक्स की पेमेंट को आप रिड्यूस कर दें, रिड्यूस करवा दें और मुझे फाइन भी ना लगे। अच्छी बात है भाई। फिर उसने इनकम टैक्स का आपको डेटा दिया हुआ है 21, 22, 22, 23, 23, 24 का। जई हैज नॉट मेड एनी क्लेम टू रिड्यूस द पीओए। मैंने एक बात पढ़ाई थी जब एक क्वेश्चन किया था पिकासो, याद है पिकासो? पिकासो में मैंने रिड्यूस पीओए की एक बात बताई थी कि गरीब हो जाओ, क्या हो जाओ? अगर आप गरीब हो जाओ तो आप फिर रिड्यूस पीओए क्लेम कर सकते हो। याद आया? गरीब की डेफिनेशन क्या थी? आप गरीब की डेफिनेशन क्या थी सर? देखें, ये 25,200, 27,600, ठीक है। ये ग्रोथ है, ये अमीर आदमी, ये ऊपर जा रहा है, गुड। इस ये रिड्यूस पीओ क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये हो गया गरीब। गरीब कैसे सर? इसका इनकम टैक्स का अमाउंट नीचे आया है। इनकम टैक्स का अमाउंट नीचे आएगा, इसका मतलब इसकी इनकम नीचे आई है, राइट? राइट। ये क्या क्लेम? ये गरीब हो गया। ये गरीब आदमी रिड्यूस पीओए क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, कर सकता है। रिड्यूस पीओए का कॉन्सेप्ट क्या था कि आप नॉर्मली पीओए के लिए 23, 24 के पीओए के लिए आप कौन सा डेटा यूज करते हैं? 23, 24, 22, 23 का। ये आपका डिफॉल्ट था, ये आपका रूल था, राइट? कि आप राइट। 6 साल का डेटा यूज करेंगे। लेकिन अब मसला ये है, ये डिफॉल्ट है। लेकिन जब आप रिड्यूस पीओए की तरफ जाते हो यानी आप गरीब हो जाते हो, तो गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है? गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है? गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि आप पिछला नहीं, आप उसी डेटा को यूज कर लो। यही रिड्यूस पीओए का कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? याद जी आया? सर। जी जी। बेहतरीन हो गया। अब मैं बार बार रिड्यूस पीओए बोल रहा हूं, बार बार रिड्यूस्ड पीओए बोल रहा हूं। इसने आपसे क्या मांगा है? कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट निकालिए, रिड्यूस इज सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ रिड्यूस पीओए। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं इसको लिख दूंगा कि बैलेंसिंग पेमेंट जो है उस पे नो इफेक्ट, उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट और रॉन्ग? बैलेंसिंग पेमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ पीओए रिड्यूस होता है। सिर्फ क्या रिड्यूस होता है रिजा? सिर्फ पीओए। पीओए। बैलेंसिंग पेमेंट नो इफेक्ट, ये लिख दिया। अब हम पीओए की वर्किंग दिखाएंगे। उसने कैलकुलेट करके बोला है ना कि कितना
वो करेगा ताकि उसको इंटरेस्ट ना लगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। तीन का सवाल है, पूछा है कि कितना रिड्यूस करेंगे तो हमें मसला नहीं होगा। तो पता है इसको कैसे करना होता है। आप बाय डिफॉल्ट वाला सीन कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम नॉर्मली चलाएं, हम अज्यूम करें हम बड़े अमीर आदमी हैं, हम रिड्यूस पीओए क्लेम, ऑल्दो गरीब हो गया ये आदमी, ऑल्दो इसका इनकम टैक्स गिर गया, लेकिन ये अज्यूम करो कि ये बाय डिफॉल्ट ही चलता है। ये गवर्नमेंट को बोलते हैं भाई ठीक है मुझे रिड्यूस पीओए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रिड्यूस पीओए। तो बाय डिफॉल्ट उसूल क्या है, पिछले साल के डेटा को यूज करेगा। पीओए का फॉर्मूला याद है आपको, जी। क्या फॉर्मूला होता है पीओए का? पिछले साल का इनकम टैक्स, पिछले साल की NIC 4, हम्म। और पे एज यू अर्न जो कि नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, राइट। राइट। कितना आएगा ये? इट्स 15902। 15902। अगर ये नॉर्मल चले तो 15902 का इसको पीओए देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा होशियार निकले, यानी इसने टैक्स पढ़ा हो हमसे, तो इसको पता होगा कि यार गवर्नमेंट ने एक रूल दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा है कि बेटा तू रिड्यूस कर सकता है अपना पीओए। अगर तू गरीब हो जाए, तेरे पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो, तो तू क्या कर लेना, तू पिछले साल के नहीं इसी साल के डेटा पे काम कर सकता है। तो 18,000 प्लस 3724 माइनस पी पे तो है नहीं, आंसर आ जाएगा 10862। अब देखो कितना फर्क आया। यानी अगर इस बंदे को पता ना होता कि रिड्यूस पीओए नाम की कोई चीज अलाउ है, तो वो 15,000 गवर्नमेंट को पीओए की फॉर्म में देता। लेकिन क्योंकि इसने टैक्स हमसे पढ़ा था, तो उसको पता था कि भाई अगर गरीब हो जाएं, यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल का टैक्स गिर रहा हो, तो आप रिड्यूस पीओए क्लेम कर सकते हो। और रिड्यूस पीओए क्लेम करने में 15,000 की जगह 10,000 पे करना पड़ेगा। तो रिडक्शन रिडक्शन अलाउड है ये, विदाउट एनी फाइन एनी पेनल्टी। गवर्नमेंट कोई फाइन, क्योंकि ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने ही दिया है ना कि आप अगर गरीब हो जाओ तो नॉर्मल वर्किंग नहीं करना, आप पिछले साल के डेटा पे नहीं इसी साल के डेटा की बेस पे आप पीओए पे कर देना। तो ठीक है, ओके है, फाइन है, गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, मान लिया। और ये हमने पिकासो वाले क्वेश्चन में सीखा था, यहाँ दोबारा रिपीट हुआ। लेकिन ये टेक्स्ट प्लानिंग है, तो देखो पूछा कैसे, पूछा ये कि पूछा ऐसे कि बच्चों को समझ ही नहीं आया कि रिक्वायरमेंट में बोला गया है। पूछा ये कि भाई रिड्यूस करेंगे हम पीओए तो हमें फाइन नहीं होगा, तो वो कितनी अमाउंट से होगा। तो भाई 15,000 की जगह अगर 10,000 भी दोगे ना तो फाइन नहीं होगा। ये रिड्यूस पीओए का कॉन्सेप्ट। बैलेंसिंग पेमेंट पे कोई रिडक्शन अलाउ नहीं होती, वो बैलेंसिंग पेमेंट जैसे सीखी थी वैसे ही रहेगी। ये सिर्फ 2 मार्क्स का था, लेकिन इसकी इंग्लिश और इसकी वर्डिंग्स थोड़ी सी मुश्किल नहीं, ज्यादा ही मुश्किल थी, जिसमें बच्चे इसको क्रैक नहीं कर पाए। ऑल दो पीओए सबको आता होता है, रिड्यूस पीओए भी आता होता है, लेकिन इंग्लिश को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन में। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने बोला क्या है इसको देखना है। एग्जामिनर ने पूछा गया है, बी पार्ट में कहता है कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच सीजीटी लायबिलिटी ड्यू। सीजीटी की डेट हमें पता है, लेकिन ये देखो 24 है, इसका मतलब ये किसी और साल की है। विल बी रिड्यूस इफ ही मेक क्लेम ऑफ रोल ओवर बेस्ड ऑन द वेयर हाउस परचेज फॉर 164, अज्यूम द टैक्स रेट विल अप्लाई दिस। अब देखो मसला क्या है, वेयर हाउस इसने कब खरीदा है, खरीदा कब? मैं तो 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर 23, राइट। हम्म। 1 December 23 is in which tax year? In which tax year it is? 22, 23। अरे वाह, विच इज नॉट माई टैक्स ईयर। लेकिन उसने कहा है ना कि भाई नीचे आप रेट्स इसी टैक्स ईयर के यूज कर लेना। आपको एक बात याद होगी, 23-24 का अगर सीजीटी हो तो उसकी ड्यू डेट मैंने पढ़ाई थी, मैंने बताई थी कि 31 जनवरी 25 होती है, राइट। राइट। तो इसकी 25 होती है। तो पिछले साल की डेट क्या बनी, 31 जनवरी 24 बनी क्या नहीं बनी?
बनी सर। लिखी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन मैंने आपको खाली बताया कि ये 24 जो दी हुई है ये सही है, गलत नहीं है। बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, वो कहते सर आपने 25 पढ़ाई थी, तो बेटा 25 फॉर द टैक्स ईयर 23-24 दी है, पिछले साल की वर्किंग बोल रहा है, तो मना थोड़ी करेंगे, एग्जामिनर है भाई, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अब सीजीटी का पैराग्राफ पढ़ते हैं। Zai has a chargeable liability of 14,000 becoming due for the payment on this date, which is correct. This is in respect of the freehold office building. बेहतरीन हो गया। Was sold for 2,10,000, resulting a chargeable gain of 76,000. Office building is always used for the trade purpose. Okay, fine. अब देखो जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपने गौर से देखना है। अब देखो सीजीटी है कितना, सीजीटी की लाइबिलिटी आई कितनी है, 14,000 आई है ना। जी। अब हम क्या करेंगे, हम रिवाइज लाइबिलिटी निकालेंगे। रिवाइज सीजीटी अगर ये क्या क्लेम करे, ये रोल ओवर रिलीफ क्लेम करे। अब ये कैसे होता है ये हमें पता है, आपको अभी याद भी आएगा, देखिएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा कि कितना रिड्यूस होगा रोल ओवर से। तो बड़ी छोटी सी बात, आपको सीजीटी निकालने आता है, कैसे निकालते हैं? चार्जेबल गेन कितना दिया हुआ है बताइए? Chargeable gain is 76,000. एनी प्रॉब्लम्स? No. ये एक एसेट बेचा कितने का? 210. Okay. अगला वाला खरीदा कितने का? 164,000. ठीक। इसका मतलब, इसका मतलब एक एसेट बेचा दूसरा खरीदा, राइट और रॉन्ग? Right. तो इस गेन को रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर रिलीफ मतलब आपका जितना गेन है ना वो सारे का सारा, यानी आप अपने गेन को क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। आपको 100% रोल ओवर रिलीफ मिल सकता है, एक एसेट बेचा दूसरा खरीदा, याद है जी। कंस्ट्रक्शन वाला केस? अगर याद हो कि हम सारे का सारा जो है वो नो गेन, यानी अगर हम दूसरे एसेट को फुल री इन्वेस्टमेंट कर देते थे तो क्या होता था, फुल री इन्वेस्टमेंट करते थे तो क्या होता था, हम पहले वाला यानी जो एसेट बिका है या जो एसेट डिस्ट्रॉय हुआ उस पर गेन या लॉस कैलकुलेट नहीं करते थे, दूसरे एसेट की बेस कॉस्ट निकालते थे। लेकिन अगर हम थोड़े पैसे जेब में रख लेते थे, यू रिमेम्बर, जेब में रख लेते थे, तो मैंने क्या कहा था कि जितना पैसा आपने जेब में रख लिया है वही आपका चार्जेबल गेन होगा, रिमेम्बर डेट और नो? Yes, I remember. तो कितना पैसा जेब में रख लिया है, क्या ये हम देख सकते हैं? सर क्या इतना मुश्किल थोड़ी है, जी। दैट इज द जेब में रखने वाली अमाउंट, कितना रख लिया है, जी। ये क्या बता रहे हैं? 46,000. वाह, 46,000। देखो ये आपने मुझे बताया है कि जो जेब में रख लिया है ये गेन हो गया, खत्म। अब इसने रोल ओवर का जिक्र किया है, तो जो चार्जेबल गेन, जो नॉर्मल गेन है उसमें और इसमें जो फर्क है उसको हम रोल ओवर रिलीफ बोल देते हैं। कितना आ जाएगा ये आप निकाल लीजिए, ना भी लिखो जब भी चलेगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम उस तरह जी, से that's आप बोले, 13. जिस तरह से हमने पढ़ा था, हम उस तरह से अगर देखें जिस तरह डिस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन सर आपने सिंप्लीफाइड करके हमें पढ़ाया था, तो उस तरह से कराऊं तो मैं इसको आसान क्या बोलूंगा कि चार्जेबल यानी चार्जेबल गेन इज गोइंग टू बी अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड, विच इज गोइंग टू बी 210 माइनस 164। आपने कितना बताया था अभी मुझे? 46,000. 46,000 चार्जेबल गेन है ये, ऊपर सीजीटी जी। निकली हुई है, चार्जेबल गेन है। एनुअल एग्जामेशन माइनस करूंगा, मेरे पास आएगा प्यारा सा टैक्सेबल गेन, राइट। Right. अब ये बंदे का कौन से बैंड में ये फॉल कर रहा है देखो जरा, इसकी इनकम दी हुई है देखो, Mm, ये लैंड है ना, बिल्डिंग है, बिल्डिंग अदर्स होती है, ऑफिस बिल्डिंग है। mm, सर mm. बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग तो रेजिडेंशियल होती है बेटा, ऑफिस बिल्डिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑफिस Office. बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल नहीं है, गॉट माय पॉइंट। Right. अब हम इस पे सीजीटी की लायबिलिटी किस परसेंटेज पे निकालें, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द Okay. क्वेश्चन।
So that is either on 10 or 20%. 10 और 20 तो ठीक है, लेकिन आप Hmm. देखें कि आप कौन से टैक्स पे खड़े हुए हो, 22, 23. जिसका इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है। 27,600. ओके, आपको क्या लगता है ये बंदा कौन सा टैक्स पेयर है? बेसिक बैंड टैक्स पेयर है, हायर बैंड टैक्स पेयर है, कौन सा बैंड टैक्स पेयर है ये बंदा? Basic नहीं, कैसे पता चला बेसिक? income tax liability से ये इनकम टैक्स की लायबिलिटी है। right. Okay. इट्स अ लायबिलिटी, राइट? इट इज नॉट Right. इनकम इटसेल्फ, इट्स अ लायबिलिटी। तो जरा सोचिए, एक बंदा जिसकी लायबिलिटी 27,000 की हो, तो उसकी इनकम क्या 37,700 हम्म की, उससे कहीं ज्यादा होगी? हम्म नहीं नहीं ज्यादा हो गया। ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो हम कैसे करेंगे, कितना परसेंट लगा देंगे? हम्म 40,000 पे कितना परसेंट लगेगा? 20 20 क्या आ जाएगा? 20%। 8,000। यानी अगर ये नॉर्मल तरीके से नहीं, ये दूसरा एसेट खरीद ले, एक एसेट बेचा था, एसेट बेचा था, तो चार्जेबल यानी सीजीटी की लायबिलिटी 14,000 आई थी। अब इसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा, अगर एक बेचा है दूसरा खरीद ले, और इतना इतने में खरीदे, तो हमारे जहन में वो ट्रिगर हो गया कि अरे भाई, एक बेचे दूसरा खरीदे तो ये रोल ओवर है। रोल ओवर की वजह से हमारा सीजीटी जो है वो कम हो जाता है। तो हमारे पास सीजीटी 8,000 आया, 14 होना चाहिए था, 8 हो गया। तो रिडक्शन कितने से हुई? रिडक्शन ड्यू टू रोल ओवर रिलीफ, यानी दूसरा बिजनेस एसेट खरीदा, एक बेचा दूसरा खरीदा, तो मेरा टैक्स 6,000 से कम हो गया। ये टैक्स प्लानिंग है कि मैं इस तरह से अपने टैक्स को क्या कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा। नोट कीजिए। सी वैट की है। अब इसमें देखो, इनकम टैक्स यानी पीओए भी पूछा, फिर इसने सीजीटी को खेला, अब इसने जो है वो वैट को खेला है। कहता है एक्सप्लेन वेदर Zai can reduce the amount of VAT payable on 7 January by not issuing a sale invoice for the credit sales of this until 1st Feb this। कहता है भाई, अगर ये इनवाइस जो है वो 1st Feb को इशू करे, यानी ये इंग्लिश इतनी घुमाता है, नॉट इशूइंग अ सेल इनवाइस, इनवाइस इशू ना करे सेल्स के लिए, कब तक? अंटिल दिस। यानी इनवॉइस डेट जो है वो अगर ये हो जाए, तो क्या फिर भी 7 फेब को ही वैट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अच्छा भाई, बेहतरीन। हम पढ़ते, Zai has forecast that he will have to pay VAT, इतना वैट इसको देना है 7 फेब को। ये इसने कैलकुलेट करके रखा है। क्वार्टर एंडेड ये है, देखो हमें पता है 1 मंथ 7 डेज होता है, तो सही है, 1 मंथ एंड 7 डेज होता है। तो जनवरी का महीना छोड़ दो, 7 फरवरी डेट बिल्कुल ओके है, अमाउंट इसने कैलकुलेट की हुई है। 12 दिसंबर को डिस्पैच हुआ, डिस्पैच डिस्पैच हुआ है 12 दिसंबर 23, राइट? राइट। इंक्लूसिव वैट की है इसके, यानी इस पे टैक्स निकला हुआ है। इनवॉइस अभी तक इशू नहीं की है, बिकॉज द कस्टमर अनलाइकली टू पे, कस्टमर इस दिन पेमेंट करेगा, यानी पेमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड है 29 फेब को। सीक्वेंस आउट नहीं हो रही है, और जई क्या कह रहा है कि मैं इनवाइस इशू करूं 1st फेब को। इज इट, मैं किस तरह से पढ़ाया करता था, MA1 या F2 की सीक्वेंस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही? कि जी सर। डिस्पैच है फिर इनवाइस है, यानी इनवाइस और पेमेंट डिस्पैच के बाद है, तो इसको हम सीक्वेंस बोलते थे, याद है? जी सर। हमारा बीटीपी, बेसिक टैक्स पॉइंट, हमेशा डिस्पैच होता है। और हम एक चीज देखते हैं कि डिस्पैच और इनवाइस में 14 डेज का चक्कर है कि नहीं है, जरा देखना।
है सर। विद इन है कि मोर देन 14 है। विद इन है? कैसे गिनना जरा। डिस्पैच नहीं हुआ नहीं, मैं कह रही हूँ मोर देन 14 है। मोर देन 14 है। मोर देन 14 हो तो फिर हम लोग क्या, हमारा टेक्स्ट पॉइंट क्या होता है मोर देन 14 के लिए? बेसिक टेक्स्ट पॉइंट ही टेक्स्ट पॉइंट देता है कि नहीं? अगर ये विद इन 14 डेज होती तो फिर इनवाइस डेट जो है वो मेरा टेक्स्ट पॉइंट बन जाती, राइट और रॉन्ग? तो इस केस में बेसिक टेक्स्ट पॉइंट मेरा जो डिस्पैच है वही रहेगा, यानी मेरा बेसिक टेक्स्ट पॉइंट बदलेगा नहीं। जब मेरा टेक्स्ट पॉइंट नहीं बदलेगा तो ऑब्वियसली कसम खुदा की मेरी लायबिलिटी बदलेगी नहीं, मैं डेफर नहीं कर सकूंगा। क्योंकि जब मेरा टेक्स्ट पॉइंट बदलेगा, मेरा टेक्स्ट देखो क्वार्टर एंडेड की बात है ना, मैंने जो सेल की थी 12 दिसंबर को की थी जो कि इस क्वार्टर में आ रही है, मैं अपने बीटीपी को जिस क्वार्टर में गिराऊंगा, मेरा टैक्स पॉइंट जिस क्वार्टर में होगा, ये क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर में आ रहा है, तो मुझे इसकी पेमेंट इस दिन करनी होगी, खलास। मैं इसको डेफर या डिले नहीं कर सकता। अगर ये विद इन 14 डेज इनवॉइस इशू करता तो फिर वो एक्चुअल टैक्स पॉइंट होता, यानी इनवॉइस की डेट ही मेरी टैक्स पॉइंट बनती। और वो इनवॉइस की डेट अगर अगर वो इनवॉइस की डेट अगले क्वार्टर में फॉल करती तो फिर अगले क्वार्टर के एंड के 1 मंथ 7 डेज से पेमेंट करनी पड़ती और वो डेफर हो जाती। लेकिन क्योंकि इसकी कहानी क्या है, डिस्पैच की डेट बेसिक टैक्स पॉइंट है, इनवॉइस जब ये इशू कर रहा है वो इनवॉइस जो है वो मोर देन 14 डेज पे है, तो डिस्पैच की डेट ही टैक्स पॉइंट रहेगी। और डिस्पैच की डेट जिस क्वार्टर एंड में आ रही है उस क्वार्टर एंड के लिए ड्यू डेट 7 फेब ही बन रही है, तो इसकी जो लाइबिलिटी 20,200 है वो 20,200 ही रहेगी। जो इसको 7 फेब को देनी थी वो 7 फेब को ही देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे भैया बात सुनो, यू कैन नॉट रिड्यूस यू कैन नॉट रिड्यूस द अमाउंट of VAT payable on 7th of Feb, as your invoice date is with more than 14 days, so your tax point will remain as the basic tax point, and this tax point fall under the quarter ended 31st December 23, and as per the rule you have 1 month 7 days to pay the liabilities of the tax points for the quarter ended so and so। ये हम इसको लिखेंगे और हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल दो बच्चों को टेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छे से याद होता है, ऑल दो अच्छा सा रट्टा लगा होता है, लेकिन जिस तरह से ये घुमात के ये इसने चमाट मारी ना बच्चों को, तो 80% बच्चों को चक्कर आ गए, उनको समझ ही नहीं आया ये करना क्या है। कैलकुलेटर उठा लिया किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। भैया सिंपल ये काम करना था कि आपने देखना था कि किस क्वार्टर एंड में आपका टैक्स पॉइंट फॉल कर रहा है और उस टैक्स पॉइंट के हिसाब से आपने उसका आंसर ड्राफ्ट करना था। तो ये बहुत ज्यादा, यानी समझ लो जई वाला क्वेश्चन हमने काजू वाला क्वेश्चन किया है, हमने कैजू किया है, हमने एक और क्वेश्चन किया है जो मुश्किल थे, ये जई वाला एक नेक्स्ट लेवल है। गॉट माई पॉइंट? यस सर। पार्ट डी में अजीब आसान सी बात बोली है, लेकिन ये आसान उसके लिए है जिसको एम्प्लॉयमेंट इनकम एनआईसी वगैरह याद है। जिसको याद नहीं है तो उसके लिए उसके टेक्स्ट में काम नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच द पेई एंड एनआईसी ड्यू ऑन दिस डेट विल बी रिड्यूस इफ ही डिले द पेमेंट ऑफ बोनस until 10th January 24 and state when the proposed amount will be payable। बोनस की पेमेंट अगर ये अंकल डिले कर दे तो क्या होगा? हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी ये बेचारा गरीब हो गया था ना, इसको कैश फ्लो, एक एसेट खरीदा, कैश फ्लो फंस गया, अब हर चीज डिले करने जा रहा है। जई विल हैव टू पे एन एनआईसी ऑफ दिस। ये इसने कैलकुलेट करके दे दिया है कि जई अंकल है, उनका एनआईसी और इनकम टैक्स जो है वो इतना बन रहा था, और हमें पता है कि पे करना होता है 22 यानी 22 को पे करना होता है इलेक्ट्रॉनिकली, ये डेट हमें याद है। इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 एम्प्लॉयज, ये 2 एम्प्लॉय का पेई था, यानी पेई मतलब लोगों से जो सैलरी काटी थी वो और उनकी एनआईसी। टैक्स मंथ जो था वो इस मंथ की, यानी दिसंबर से जनवरी का जो महीना था उसकी इसकी डिडक्शन थी,
यानी दिसंबर के महीने की डिडक्शंस थी जो उसने की थी लोगों की सैलरी से। दिस इंक्लूड अमाउंट फॉर बोनस विच जई वाज प्लानिंग टू पे फॉर द 2 एम्प्लॉइज ऑन 1st of January, but he could delay the payment until 10th of January. The bonus are in respect of the year ended this, and they will be treated as being received on whichever the date of payment. हमें ही पता है कि एम्प्लॉइज होता है तो उसका बोनस जो है वो टैक्सेबल होता है। बोनस टैक्सेबल होता है कैसे? ये डायरेक्टर नहीं है, अदर देन डायरेक्टर्स है ना, एम्प्लॉइज लिखा हुआ है। डायरेक्टर्स होते तो डेफिनेटली बताता। एम्प्लॉइज का बोनस टैक्सेबल होता है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इंटाइटलमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट, राइट। डेट ऑफ इंटाइटलमेंट दी हुई नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट यानी डेट ऑफ रिसिप्ट दी हुई है। किस साल से बोनस का ताल्लुक है ये अदर देन डायरेक्टर में देखते नहीं है, ये हमें याद आया। तो इसकी ये बात एग्री करता हूं मैं इस बात से कि इसने ये सही लिखा है कि विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ पेमेंट। हमें पता है अर्लियर ऑफ में एक तो डेट ऑफ पेमेंट आती है और एक डेट ऑफ इंटाइटलमेंट आती है। इंटाइटलमेंट की डेट लिखी भी नहीं है, तो जो डेट ऑफ पेमेंट होगी वही मेरी बोनस की टैक्सेबल डेट होगी, राइट और रॉन्ग। अब ये बोनस कब पे कर देगा? जनवरी में। अभी आप दिसंबर पे खड़े हो, बोनस क्या करना चाह रहा है? ये करना क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि बोनस जो है इंस्टेड ऑफ कि ये दिसंबर में बोनस दे, इंस्टेड ऑफ दिसंबर जई चाह रहा है wants to delay the bonus payment टिल, कब तक डिले करना चाह रहा है? टिल डेट क्या बताइए, देखो 10th of January। And यानी दिसंबर से बोनस हटा के ये कौन से महीने में ले जाना चाह रहा है? दिसंबर से हटा के जनवरी में ले जाना चाह रहा है। करेक्ट और रॉन्ग? that's it. अब हमें होगा कि होगा क्या? दिसंबर में अगर बोनस देता है तो ड्यू डेट क्या है? हमें पता है 22, ठीक है, जी 22 ऐसा ही है ना। जी जनवरी में चला जाएगा तो फिर ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 22 दिसंबर की जनवरी, जनवरी की फरवरी हो जाएगी, राइट और रॉन्ग? यानी ये हरकत करने से वन अमाउंट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, वन वन डिले हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? जो that's टैक्स है, it. जो पेई है, पे एज यू अर्न है, और एनआईसी है, वो 1 महीना डेफर हो जाएगी। ये बात समझ आती है? अब कैलकुलेट करना है कि कितनी अमाउंट डेफर होगी, जी पढ़ना पड़ेगा। कि फर्स्ट एम्प्लॉय, दो लोग हैं, पहला एम्प्लॉय नाम दे देता तो अच्छा होता। फर्स्ट एम्प्लॉय, चलो फर्स्ट एम्प्लॉय, ग्रॉस सैलरी कितनी है? 20,000। कितनी सैलरी है उसकी? 20,000। बोनस कितना दे रहे हैं उसको हम? 1,500 का बोनस है ना। 1500 सेकंड एम्प्लॉय जो है उसका बोनस कितना है? 5000 आप एक चीज देख के मुझे बता सकती हैं कि फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है और बोनस मिला के 21,500 हो जाती है, तो ये कौन से बैंड वाला बच्चा, ये कौन से बैंड वाला बच्चा है? इज इट अंडर basic 700? बेसिक बैंड वाला है ना। तो इसके बोनस को डेफर करूंगा तो 20% इस पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता? yes sir. यानी बेसिक बैंड वाला है तो इस पे टैक्स ये लग रहा होगा, तो 300 रुपए ये डेफर हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ जनवरी 22 हम ये 300 का टैक्स फरवरी 22 को भरेंगे। दूसरा अंकल जो है उसकी सैलरी 55, आ हा ही इज अ विच बैंड टैक्स पेयर? ये हायर बैंड। Higher हायर बैंड वाले पे कितना परसेंट होता है? 40 40। 40
हाँ हाँ, क्या आंसर आएगा? 2000, यानी 300 पहले बंदे का, 2000 दूसरे बंदे का। यानी अगर ये डेफर करता है, 2000, yes. अगर ये बोनस की पेमेंट डेफर करता है, तो 300 ये और 2000 ये, $2300 ये डेफर कर लेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, sir. ये तो पे ही आ गया। एनआईसी भी निकालना पड़ेगा। एनआईसी कैसे निकालेंगे? अब ये बंदा बेसिक वाला है, अमाउंट इसकी बहुत कम है। आपको याद है एनआईसी की वन की फ्रैक्शन क्या है? वो जो टेबल है, एनआईसी वन का टेबल, कहाँ तक जा रहा हूँ? Mm, and IC1 का, it's mm, स्लैब से याद करो। जी। कहाँ तक स्लैब्स क्या थे, याद करो जरा, एनआईसी के। याद ना भी हो तो मैंने क्या बोला है, क्या बताया आपको? and I, अब ऊपर से ना, टेबल um, क्लिक करेंगे, टैक्स रेट्स एंड अलाउंस गिवन होगा। याद ना भी हो तो आप वहां से इसको ले लोगे, राइट और रॉन्ग? अच्छा, तो एनआईसी में टेबल अगर आपको शेयर कर दूं तो आपको और आसान हो जाएगा। देखो, यह है टेबल, राइट, यही है ना? जी जी। ये बंदा जो है बेचारा 22,000 का 20,000 कमा रहा था, कितना? 20,000 कमा रहा था। इसका मतलब ये कौन से स्लैब में था? 12% वाले। सेकंड। हम्म। तो 20,000 में अगर 1500 का डिफरेंस होगा तो वो भी इसी स्लैब में रहेगा ना, यानी 20,000 से 21,000 हो जाएगा, तो जी यही रहेगा। यानी 12% NIC 1 एम्प्लॉय पे फर्क पड़ेगा। 1500 का 12%, यानी आप इसको डेफर कर दोगे तो आपको NIC इस महीने नहीं अगले महीने देनी पड़ेगी। कितना अमाउंट आएगा इसका? 50, 80। 180। और इसी की बेस पे इसी बंदे के लिए हमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी करना होता है ना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का तो मसला ही नहीं है कि ऑब्वियसली ये सेकंड स्लैब में ही रहेगा, तो 13.8%। कितना आया? 207। यानी बात क्या हुई? बात ये हुई कि अगर हम इस बंदे को बोनस वन, यानी एम्प्लॉय वन को बोनस जो है वो डिले कर दें, तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं। इसका इनकम टैक्स 1500 से, यानी इसकी इनकम, यानी इसकी एनुअल, यानी इसको आसान भाषा में यूं कहो, एनुअल सैलरी कम हो जाएगी 1500 से। जब एनुअल सैलरी कम होगी तो इनकम टैक्स कम हो जाएगा। NIC 1 एम्प्लॉय वाली, एम्प्लॉयर वाली कम हो जाएगी। लेकिन हम ये बोनस बंद नहीं कर रहे, हम इस बोनस को जस्ट डेफर कर रहे हैं। मना कर देते तो हम कहेंगे कि ये तीनों अमाउंट सेव हो गई, सेविंग हो गई। लेकिन यहाँ पे सेविंग नहीं है, यहाँ पे क्या है? डेफर है। डेफर का मतलब एक महीना लेट। तो जो 22 जनवरी को हमें गवर्नमेंट को ये पे करना था, 22 जनवरी को नहीं पे करेंगे, कब पे करेंगे? 22 फरवरी को। बात समझ आई? जी। अब वो दूसरा एम्प्लॉय है, उसके लिए क्या सेटिंग बनेगी? उसकी सैलरी देखो कितनी है, 55 नजर आई। जी। हमें क्या करूं? तो पहले 5270 माइनस 12,570 with 12%, and then 55,000 minus 5271 पे। नहीं, अब देखो 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 देखो, ये ऑलरेडी 55 है ना, इसका मतलब ये हम्म। एग्जॉस्ट कर चुका है ना। ओह राइट, ओके, तो जो रिमेनिंग है उस पे, तो यानी वही ना। 5,000 पे कितना परसेंट का इम्पैक्ट देगी? 2% का, हम्म। 100 आई गेस। या। और NIC 1 एम्प्लॉयर वाली, वो तो मसला ही कोई नहीं, वो तो सेम ही रहती है ना, वो तो कोई मसला ही नहीं है। इसका स्लैब भी 9,000 से ऊपर एक ही है। हम्म। आएगा ये 690 का इम्पैक्ट आएगा।
यानी इसके लिए ये तीन अमाउंट जो है वो खत्म नहीं होंगी, ये अभी कम हो जाएंगी, अगले महीने देंगे तो ये डेफर हो जाएंगी। तो टोटल डेफरल इनकम टैक्स ये 300 और 2000, एनआईसी 1 2 3 4, ये जो टोटल डेफर किया है इसका अमाउंट क्या है? ये तीन और उसकी तीन अमाउंट, यानी इसका एक महीना डिले हो जाएगा, यानी इसके पास कैश बचेगा ना, इसके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। अगर ये बोनस दिसंबर में देगा तो 22 जनवरी को इसको इनकम टैक्स भी, एम्प्लॉइज का जो टैक्स काटेगा वो भी, और उनकी एनआईसी भी पे करनी पड़ जाएगी। लेकिन ये दिसंबर नहीं, जनवरी में बोनस अगर डेफर कर दे तो बोनस डेफर होने से उनका इनकम कम हो गई दोनों बंदों की, तो दोनों का इनकम टैक्स कम हो गया, दोनों की एनआईसी भी गिर गई। तो दिसंबर में ना उनको ये 300 180 207 2100 और 690 ये नहीं देना पड़ा, लेकिन ये खत्म नहीं कर रहा, बोनस डेफर कर अगले महीने देगा। अगले महीने देगा तो ये जो अमाउंट अभी देनी थी, ये जो टैक्स अभी बन रहा था, ये अभी नहीं, ये 3477 अमाउंट है इसकी टोटल, ये एक महीना डेफर हो जाएगी। अभी ये कैश क्राइसिस में 3000 पाउंड से ही है, 3477 पाउंड पाकिस्तानियों, इंडिया वालों, जिसको भी बोलो, पाउंड एक बहुत बड़ी करेंसी है, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, राइट? तो 3477, 3477 पाउंड का ये कैश मैनेज कर सकता है, छोटी सी प्लानिंग करके, कि एम्प्लॉइज को बोले कि भैया आपको बोनस इस महीने नहीं अगले महीने मिलेगा, और अगले महीने भी ज्यादा लेट नहीं कर रहा, सिर्फ टैक्स मंथ खत्म होने के बाद, यानी 5 तारीख, जब 5 जनवरी आ गई उसके बाद दे रहा है, तो इट्स ओके, एम्प्लॉय भी मना नहीं करेंगे, एम्प्लॉय तो साथ देते ही हैं। तो इस तरह से छोटी मोटी प्लानिंग करके बंदा अपने टैक्स को क्या कर सकता है, मिटिगेट या सेव कर सकता है। और ये जई है, जई कैजू, हमने कैशू वाला क्वेश्चन किया था, इसके अलावा हमने टैक्स प्लानिंग के 5 6 क्वेश्चन और भी किए हुए हैं। उन सब में सबसे जो खतरनाक क्वेश्चन है वो है जई, जो अब एंड पे हमने किया है, कि ये वो क्वेश्चन है जब ये आया होगा ना पेपर में, मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जब भी आप पेपर करो तो टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन सबसे आखिरी में करना। इसकी वजह ये होती है कि टैक्स प्लानिंग कभी कभी बहुत अजीब सा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का, आएगा ही अजीब टैक्स प्लानिंग हमें पता है, तो उसको करना ही आखिरी में है। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन।